जैसे आप फॉरेस्ट जो है ना बहुत सारे मतलब काटे जा रहे हैं आज के टाइम में, है ना। हाँ। तो आप उस पे बोलोगे कुछ ये लीगली कटते हैं या फिर इलीगली कट रहे हैं, क्या सीन है इनका? एंड वो डेवलपमेंट के नाम पे कटते हैं कि लाइक वी आर डूइंग द डेवलपमेंट एंड ऑल। Hyderabad campus of a university where tree cutting operation which has led to a complete deforestation drive by the Telangana government. They claim 400 acres have been auctioned and bulldozers are being used to clear the area. दोनों ही पर्सपेक्टिव जो है सो एक्सट्रीम है और दोनों ही गलत हैं। ठीक है, आप एक बीच का रास्ता खोज सकते हैं जहां एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के साथ सस्टेन कर सके। क्लियर एग्जांपल अवेलेबल है कि दो चीज़ें एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस लेना कि नहीं एक ही चीज़ एग्जिस्ट करेगी दूसरा नहीं एग्जिस्ट करेगा, प्रॉब्लम तब चालू होती है। केरला में या नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म करने जाते हो तो नॉर्थ ईस्ट में या केरला में आप टूरिज्म किस पर्सपेक्टिव से करने जाते हो? आप नेचर को ही तो नेचर को अप्रिशिएट करने जाते हो। या कॉर्बेट में जाते हो, जिम कॉर्बेट में या फिर गिर नेशनल फॉरेस्ट में जाते हो तो किसको अप्रिशिएट करने जा रहे हो? फॉरेस्ट मैन के नाम से असम में एक आदमी का नाम सुन रखा होगा, अभी मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर ही हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन रेफरेंस टू असम। जादव पायेंग ने असम में 500 एकड़ बंजर इलाके को हरे भरे जंगल में तब्दील किया। जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड को वापस से जा करके रीस्टोर किया है और उनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल लैब। स्वागत है आपका लीगल लैब के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश कुमार और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट पुलकित जी। सो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम पुलकित है। पूरा नाम पुलकित प्रकाश है। मैं मूल निवासी पटना का हूँ और नेशनल लॉ स्कूल पटना से पास आउट हूँ। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहते हैं। 2008-2013 में पढ़ाई पूरी करी थी। थोड़े समय मैंने काम किया है लोगों के अंडर, कंपनी के अंदर, ताकि मैं काम सीख सकूं। 2015 में मैंने अपनी वकालत शुरू की थी। 2015 से वी आर रनिंग दिस फॉर्म एंड होपफुली अच्छा करेंगे लाइफ में। मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम था हमारा, 2023 में निकल गया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उसको कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपने नाम से प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होता है। फ़िलहाल मेरा एफपी का एग्ज़ाम आ रहा है सिंगापुर का अक्टूबर में। अगर निकल गया तो डुअल क्वालिफिकेशन हो जाएगी, विच मीन्स कि इंडिया में वकालत के साथ साथ मैं सिंगापुर में भी वकालत करने के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। इंट्रो जानकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज एनवायरमेंटल लॉ के बारे में, फॉरेस्ट लॉ के बारे में। तो इसके अराउंड हम A to Z सारा डिस्कशन करेंगे शुरू से लेके एंड तक। सो बने रहिए हमारे साथ। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि एनवायरमेंटल लॉ क्या है? आप थोड़ा बताएंगे कि ये कब बना, कैसे? बहुत साफ शब्दों में कहूँ तो कोई सा भी लॉ जो एनवायरनमेंट के इन अराउंड बनाया गया उसको एनवायरमेंटल लॉ कहेंगे, अगर बहुत बेसिक टर्म्स में बात करना चाहते हैं तो। बट अगर हम स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो एनीथिंग विच इज़ देयर जिससे हम मदर अर्थ को केयर कर सकें, मदर अर्थ की नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें, उसको एनवायरमेंटल लॉ कहते हैं। हर कंट्री का अपना होता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारे साइंस डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरनेशनल लॉ पे भी काफ़ी सारे ट्रीटीज साइन होते हैं जिसके बेसिस पे डोमेस्टिक लॉज में भी लॉज फ्रेम आउट किए जाते हैं और उसी के इन अराउंड सारे गवर्नेंसेस, रूल्स, फ्रेमवर्क्स ये सारे बनाए जाते हैं। तो ऐसे तो कहना मुश्किल है कि एनवायरमेंटल लॉ क्या होता है, बट हाँ जिससे भी बहुत मेजर टर्म में या फिर बहुत मोटे मोटे तौर पे अगर समझने की बात हो तो जिस भी चीज़ से हम एनवायरनमेंट इन जनरल बचा सकें, बसा सकें, बना सकें, उसको एनवायरमेंटल लॉ कहेंगे। फिर चाहे वो फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, ड्वेलिंग से रिलेटेड हो या फिर इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड हो, और वो सभी एनवायरमेंटल लॉ में फॉल करेंगे। ओके, ये इन सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ शुरुआत की, तो हिंदुस्तान में ये कब शुरुआत हुई थी? ऐसे तो अगर कोडिफाइड लॉज की बात करें तो 1920s के आसपास लॉ लिखने चालू किए गए थे। और मेरे समझ से टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग जो सबसे पुराना लॉ होगा अभी के टाइम में जो प्रिवेलिंग, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। ओके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1927 में शायद से बना था, अगर मुझे पार्डन अगर मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन हाँ टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग या रिमेम्बरेंस 1927 के आसपास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था। और बाकी के जितने लॉज हैं वो सब मोस्टली
भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बनाए गए हैं, फिर चाहे एयर एक्ट हो, वाटर एक्ट हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसे अनकोडिफाइड लॉज की अगर बात करें तो राजा महाराजा के टाइम में काफ़ी सारे रूल्स होते थे, काफ़ी सारे नियम होते थे कि आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, राहगीरों के लिए प्रोटेक्शन करना है, जंगल्स कैसे प्रोटेक्ट करने हैं, शिकार कैसे करने हैं, किसके पास राइट है शिकार करने का, किसके पास नहीं राइट है शिकार करने का। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ प्रकृति से रिलेटेड कानून या नियम बहुत पुराने हैं, लेकिन जो कोडिफाइड लॉज देखेंगे जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द लॉ भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के बाद ही बनाए गए हैं। ओके, अभी आपने बोला था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अभी एक और होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उनके लिए बनाया गया है जो वाइल्ड लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, यानी फॉरेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो जानवर हैं जानवर या फिर पौधे हैं जो स्पेसिफिक टाइप के हैं, इंडिजिनस हैं, उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का मतलब ये हुआ कि हम फॉरेस्ट इन जनरल बचाना चाहते हैं, फॉरेस्ट लैंड को बचाना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके इन अराउंड जो फ्लोरा एंड फौना है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का मतलब फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसको Animals बचाना हैं। उनको बचाना चाहते हैं। बात एनवायरनमेंट की हो रही है, तो क्या मतलब जो पब्लिक है, एक आम नागरिक है, तो उसके भी कुछ फंडामेंटल मतलब ड्यूटी बनती है फॉरेस्ट मतलब एनवायरनमेंट को बचाने की एंड ऑल, लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो? देखा जाए तो ऐसे अगर उस पर कम्युनिकेशन करना है तो हम 3 अलग अलग पार्टीशंस में कर सकते हैं। एक पार्टीशन हम फंडामेंटल ड्यूटी को दे सकते हैं, एक पार्टीशन हम डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गवर्नमेंट को दे सकते हैं, और थर्ड पार्टीशन हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को दे सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आर्टिकल 51A(G) में हमारे ऊपर दिया गया है या हमें प्रेस्क्राइब किया गया है कि आप से जो भी हो सके फॉरेस्ट की एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप वो कीजिए, और आप पूरी कोशिश कीजिए कि जो प्रकृति है वो वैसी की वैसी बनी रहे। अगर आपसे जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है आप वो कंट्रीब्यूशन कीजिए। दैट इज़ 51A(G) विच इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब अगर हम डीपीएससी का दूसरा पार्ट विच इज़ आर्टिकल 48A देखें तो वो गवर्नमेंट को ड्यूटी इंश्राइन करता है कि आप एज अ गवर्नमेंट ये इंश्योर करेंगे कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, फ्लोरा है, फौना है, आप उसको बेहतरीन तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेज़रमेंट के हिसाब से आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो थर्ड सेक्शन है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ड्यूटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंथूज नहीं होते। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो है सो काम ठीक से नहीं कर रही है, या फिर करप्ट है, या फिर ऑफिसर्स करप्ट हैं, या फिर फाइनेंसेस ठीक से मैनेज नहीं हो रहे हैं। तो वैसे केस में लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके आते हैं, ये बताते हुए कि फलाने जगह पे लैंड का मिसयूज़ किया जा रहा है, ज्योग्राफी बदली जा रही है, जियोलॉजिकल एटमॉस्फेयर बदला जा रहा है, और या फिर पॉन्ड जो हैं तो उस पॉन्ड को सुखा करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं रियल एस्टेट के, या फिर एक बर्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास जो एक डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो रहा है, या फिर कोई सैंड ड्यून है, उस सैंड ड्यून को ड्रेस किया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि उससे पैसा आता है, लेकिन सैंड ड्यून्स को ड्रेस करने का भी राइट नहीं होता है। कई बार ऐसा आप देखेंगे कि समुद्र या नदी का जो रिवर बैंक है उस पे आपको एक कोस्टल रेगुलेटरी जोन होता है। कोस्टल रेगुलेटरी जोन में काफ़ी सारे डिस्टेंसेस मेंटेन किए जाते हैं, प्रेस्क्राइब किए जाते हैं कि वो डिस्टेंस हैं, वो डिस्टेंस में आप ये नहीं बना सकते या ये नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसके भी काफ़ी वायलेशन सुनने को मिलते हैं। तो उन सब के लिए लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके आते हैं। कई बार लोग एनजीटी भी जाते हैं, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, स्पेसिफिकली फॉर्म किया गया है इंडिया में एनवायरमेंटल मैटर्स को सुनने के लिए, एड्रेस करने के लिए, उस पर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। ओके,
अभी आप जैसे सर अभी आपने बताया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अब इसमें कुछ लैंडमार्क एग्जांपल्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं इसके, जो एक मेजर चेंजेस लाए हों? बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में सुनेंगे तो एमसी मेहता का नाम तो मतलब बिल्कुल फेमस है। एमसी मेहता जो हैं सो उनका देहरादून में अपना खुद का एक स्कूल भी है जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं हर समर में, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग या याददाश्त। क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तो मुझे पता था कि एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो एमसी मेहता सर करवाते हैं और जून के महीने में कराते हैं। मेरा बड़ा मन था कि मैं वहाँ जा कर के वो ट्रेनिंग परस्यू करूँ, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। बट हाँ, एमसी मेहता सर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है गंगा वाटर पोल्यूशन के रेफरेंस में, एयर पोल्यूशन के रेफरेंस में। उनके मल्टीपल केसेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स को कवर किया है। आप वेल्लोर टैनरी केस को पढ़ सकते हैं वाटर पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में। आप कानपुर टैनरी, आगरा टैनरी की केसेस पढ़ सकते हैं अगेन वाटर पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में, जहाँ पे लेदर्स इंडस्ट्री जो थी सो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटिंग वाटर ऐसे ही डंप कर रही थी वाटर में, यमुना में। तो उससे रिलेटेड काफ़ी मेजर्स आए हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी जजमेंट्स आए हैं। दिल्ली में भी यमुना को लेकर के काफ़ी हो हल्ला होता रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली ने जस्टिस नहीं किया है, ईमानदारी से अगर बताएं यमुना को तो। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि पीआईएल पर से इफ़ेक्टिव नहीं रहे, पीआईएल पर से बहुत इफ़ेक्टिव रहे हैं। मेरे समझ से ये पीआईएल ही थी जो जिनके कारण ये कह सकते हैं कि लोगों का ध्यान एनवायरनमेंट पे आया। अदरवाइज़ फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। आप अगर देखोगे तो कोई भी चीज़ अगर आप पैसे से ख़रीदते हो तो आप उसकी वैल्यू करते हो, लेकिन हवा और पानी जो एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदते हैं, वो ऐसे ही मिल जाती है, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते। और शायद इसी कारण से दिल्ली पोल्यूशन के बारे में कोई ख़ास बात भी नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि फ्री में मिल रही है। वही अगर डब्बे में बंद करके देने लगते और उसमें क्वालिटी बना देते, ये वाली क्वालिटी इतने रुपए में बिक रही है, ये वाली क्वालिटी इतने रुपए में बिक रही है, तो शायद हम उतनी ही कदर करते हवा की भी, पानी की भी, जितनी कदर हम बाकी चीज़ों की करते हैं। अच्छा, अभी जैसे रिवर पॉल्यूशन की जब बात आई है, अब अगर मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल किसी को ठहराऊं तो आप किसको बोलोगे? गवर्नमेंट को या पब्लिक को? कौन है इसके लिए अकाउंटेबल? ये एक बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच होगा, या फिर इसका मैं जवाब में से ऐसे दो सकता हूँ कि किसी भी एक आदमी को आप कभी भी किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वो इसलिए कि नियम बनाना एक चीज़ होती है, नियम को फॉलो करना दूसरी चीज़ होती है। ठीक है, आपने नियम बनाया कि आप सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाएंगे पर नहीं चलाते, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएंगे नहीं चलाते, रेड लाइट पे रुकेंगे नहीं रुकते। ठीक है, दौड़ी नहीं लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी दौड़ी इंडिया में प्रिवेल करती है, राइट? तो पहले से ज़्यादा करती है, कम करती है, इसके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है। कोई भी चीज़ बना देना या किसी भी तरीके का फ्रेमवर्क, रूल बुक क्रिएट कर देने से कुछ नहीं होता। अगर आपका खुद का विल पावर नहीं है, खुद का इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को लेकर के, तो कानून कितने भी बन जाए उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो ये मेरा मानना है, लोगों का ओपिनियन डिफर कर सकता है। वो ये कि जितना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उतना ही एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हैं, उतना ही आम जनता रिस्पॉन्सिबल है। जब तीनों मिलेंगे तब जाके एक सर्कल कंप्लीट होगा और तभी जाकर के एक सॉल्यूशन एंड में हमको मिलेगा। ठीक है, ग्रेट। मतलब सेम, अगर मैं जो सोचता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि एक पर्सन मिलके नहीं कर सकता। जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, सबका कंट्रीब्यूशन होगा तभी वो चीज़ 100% परफेक्ट हो पाएगी। करेक्ट। बट एक और चीज मुझे लगती है जो रियलाइज होती है कि जैसे जो लोकल अथॉरिटीज हैं, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कोई शहर है, मान लो कानपुर शहर है, उसका जो जितना भी पानी जा रहा है वो यमुना में जा रहा है ना। अब जो कानपुर शहर की जो लोकल अथॉरिटी है, मेरे को लगता है कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जब वो वाटर रिलीज कर रही है किसी भी रिवर में, उसको एक बार प्यूरिफाई करके तभी रिलीज करे। बिल्कुल। अब समझ रहे हो, मतलब इसके पीछे का एक प्रॉब्लम मैं बीच में सॉरी मैं इंटरप्ट करके बोलूँगा कि ये प्रॉब्लम जो है ना, वो प्रॉब्लम इसलिए परसिस्ट कर रही है क्योंकि आप एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करते उस काम को करने के लिए जिसके लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है।
इसका मैं दूसरे तरीके से एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊं कि आप पुलिस विभाग को देख लो। पुलिस विभाग में उस बंदों को हायर किया जाता है जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं। नॉर्मल ग्रेजुएट्स को हायर करके आप ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग दे करके आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हो वो क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्टीज़ की तरह बिहेव करें। जिस बंदे ने लॉ पढ़ा ही नहीं है वो कैसे बिहेव करे? वो क्या उसके लिए जस्टिफिकेशन करेगा या क्या उसके साथ जस्टिस करेगा? तो अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं और आप एक ऐसे बंदे को, एक नॉर्मल ग्रेजुएट को म्यूनिसिपैलिटी में हायर करके कह रहे हैं जाओ जाके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मैनेज करो, नहीं कर सकता वो। आप चाह रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को वो मैनेज कर ले, जबकि उसने पढ़ा ही नहीं है। कितनी भी आप ट्रेनिंग दे दोगे उसको वो ज्ञान नहीं है, तो वो उसको कैसे सॉल्व कर सकता है? तो जहाँ आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है, आप एक्सपर्टीज़ वाले बंदों को लाइए, उसी हिसाब से उनको हायर करिए और तब आप एक सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरल मास से एक्सपर्ट सॉल्यूशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको जहां एक्सपर्ट की ज़रूरत है, हायर देम एंड देन गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे विल गिव यू द सॉल्यूशन। परफेक्ट, वंडरफुल, लिटरली मतलब जो आपने बताया ना इम्प्रेसिव है। मेरे को भी फील होता है कि लाइक गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑल, वहां पे जो आप हायरिंग कर रहे हो ना, वो मेरे को लगता है आप गलत कर रहे हो। कई बार मेरे को फील होता है, बिकॉज जैसे आपने एग्जांपल दिया कि कोई पुलिस में है ना, और वो क्रिमिनल्स वगैरह देखता है, तो अब उसको लॉ की नॉलेज ही नहीं है। वो क्या जस्टिफिकेशन, क्या इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा वो? आप समझ रहे हो? उसको आपने जो ट्रेनिंग दे दी, जैसी दे दी, जितना उसको समझ में आया उसके बेसिस पे वो काम कर रहा है। एंड सेम अगर इधर देखे जाए सीवेज उसमें है ना, तो वहां पे भी नहीं है। अब मेरे को भी वही फील होता है कि हमने आप एक केस देखा था वेटलैंड मैनेजमेंट का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, व्हेन आई वाज वर्किंग विद मिस्टर प्रज्ञान प्रदीप शर्मा, ही वाज देन स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ मिजोरम। तो वेटलैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे केसेस सारे रेस्पेक्टिव स्टेट्स पे कर दिए गए थे। तो हमें भी उसमें रिस्पांस देना था कि वेटलैंड मैनेजमेंट मिजोरम स्टेट में कैसे हो रहा है। अब हमारे जो एनवायरमेंटल ऑफिसर्स थे मिजोरम में, उनमें से कोई भी वेटलैंड एक्सपर्ट था ही नहीं। अब उसमें कोई वेटलैंड एक्सपर्ट है ही नहीं, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मैनेज करेगा? तो मैं जब उन IAS ऑफिसर से बात कर रहा था तो उनको भी मैं समझा रहा था कि सर सपोज करिए कि हम चिल्का लेक के बारे में बात कर रहे होते, उड़ीसा में होते, उड़ीसा के वेटलैंड मैनेजमेंट की बात हो रही होती या लेक मैनेजमेंट की बात हो रही थी, और हम में से किसी को चिल्का के बारे में पता ही नहीं है या चिल्का वो कैसे मैनेज करना वो पता ही नहीं है, हम क्या जस्टिफिकेशन करेंगे उसके बारे में? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सो एक्सपर्ट की जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्सपर्ट। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्टीज़ डिग्री से आए, एक्सपर्टीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज से भी आ स्किल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज से भी आ सकती है। इसके भी मैंने एग्जांपल देखे हैं। आप लक्षद्वीप में जब जाएंगे तो लक्षद्वीप में, अब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, पर एक सज्जन थे, जब मैं NGT के केसेस देखा करता था उस वक्त मैंने उनके बारे में पढ़ा था। ही वॉज पाइनर इन मैनेजिंग दी फिशरीज इन अराउंड, जो लक्षद्वीप के आसपास के जो फिशरीज थे, जो इंडिजिनस फिशरीज थे लक्षद्वीप के आसपास, उनको मेंटेन करने में, उनको सेफगार्ड करने में उसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था, जबकि वो 12th पास भी नहीं थे। सिमिलरली आप फॉरेस्ट मैन के नाम से आसाम में एक आदमी का नाम सुन रखा होगा, अभी मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर ही हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन रेफरेंस टू आसाम, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड को वापस से जा करके रीस्टोर किया है। और उनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनको उसके बारे में ख्याल तब आया जब उन्होंने सांपों को मरते देखा, और सांपों को मरते देख कर उनको लगा कि जब ये मर सकते तो मैं भी मर सकता हूँ, तो मुझे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन ही सब्सिक्वेंटली अगले 20 साल में उन्होंने बहुत बड़ा लैंड मास जो था सो वापस से फॉरेस्ट में रीस्टोर किया। ही इज़ ऑल्सो नॉट वेल रेड पर्सनालिटी, एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनके प्रैक्टिकल नॉलेज की तुलना फॉर्मल एजुकेशन अटेन किए हुए बच्चों से भी बेहतर होगी मेरे समझ से। तो ऐसा नहीं है कि डिग्री ही आपको एक्सपर्ट बनाती है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको एक्सपर्ट बना सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे काम आप उसको दीजिए जिसको वो एक्सपर्टी है, जो उसके पास वो एक्सपर्टीज है, वो स्किल सेट है एंड ऑल, तो उसको आप दीजिए। सेम मेरे को भी फील होता है कि गवर्नमेंट हायरिंग्स जो है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। अब वो नहीं रखना चाहिए बाबर हुमायूं का वो सेम सिलेबस है ना, मेरे को लगता है यू नीड टू चेंज। मतलब अब सुन अगर मैं फॉर एन एग्जांपल हिस्ट्री में हमको तो एनवायरनमेंट मतलब क्या रखा है उसमें, आप सोचो है ना, तो मेरे को ऐसा अगर मैंने ये पता लगा लिया कि बाबर इस सन में पैदा हुआ, तो क्या मतलब मैं कुछ कर लूंगा उससे?
मेरे को नहीं मिल, आई डोंट फील, मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं किसी एक्सपर्ट मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हायरिंग कर रहा हूँ तो इस प्रोफाइल के रिगार्डिंग जो स्किल सेट चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उस नॉलेज का एक्सपर्ट बंदा हायर करना चाहिए। पर्सनली आई फील दैट। जैसे अब फॉरेस्ट जो है ना, बहुत सारे मतलब काटे जा रहे हैं आज के टाइम में, है ना, तो आप उस पे बोलोगे कुछ ये लीगली कटते हैं या फिर इलीगली कट रहे हैं, क्या सीन है इनका? एंड वो डेवलपमेंट के नाम पे करते हैं कि लाइक वी आर डूइंग द डेवलपमेंट एंड ऑल। सी दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इसके। एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी कर देना, ठीक है, तो कुछ भी कर देना तो इज़ ऑलवेज अ बैड थिंग, ठीक है। और एक होता है कि डेवलपमेंट को ही मीनियस मान लेना कि वही गलत है, ठीक है, वो जहाँ आएगी वो सत्यानाश ही करेगी, वो सर्वनाश ही करेगी, ठीक है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव जो है सो एक्सट्रीम है और दोनों ही गलत हैं, ठीक है। आप एक बीच का रास्ता खोज सकते हैं जहाँ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के साथ सस्टेन कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट सस्टेन नहीं कर सकती। आप अगर देखोगे तो पुराने ज़माने में भी राहगीरों के लिए पानी के प्याऊ की व्यवस्था होती थी, ठीक है। आप देखोगे तो हर रोड के किनारे किनारे पेड़ लगते ही हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पेड़ जो हैं सो रोड के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि घर के साथ पेड़ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब क्लियर एग्जाम्पल अवेलेबल है कि दो चीज़ें एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस लेना कि नहीं एक ही चीज़ एग्जिस्ट करेगी दूसरा नहीं एग्जिस्ट करेगा, प्रॉब्लम तब चालू होती है कि नहीं मुझे ये लैंड क्लीन ही करनी पड़ेगी, बिना लैंड क्लीन किए मैं यहाँ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर ही नहीं सकता। प्रॉब्लम जो है वहाँ से शुरू होती है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो डेवलपमेंट विज़ एनवायरनमेंट आप लेके चल सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल अवेलेबल हैं। टूरिज़्म अपने आप में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप जाओगे खास के केरला में या नॉर्थ ईस्ट में टूरिज़्म करने जाते हो, तो नॉर्थ ईस्ट में या केरला में आप टूरिज़्म किस पर्सपेक्टिव से करने जाते हो? आप नेचर को ही तो नेचर को अप्रिसिएट करने जाते हो। या कॉर्बेट में जाते हो, जिम कॉर्बेट में, या फिर गिर नेशनल फॉरेस्ट में जाते हो, तो किसको अप्रिसिएट करने जा रहे हो? आप नेचर को ही तो अप्रिसिएट करने जा रहे हो ना। आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से। आपको जो पैसा चाहिए, जो इनकम चाहिए, जो इकोनॉमी में रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए वो भी हो रही है, और आपका इकोनॉमी भी डेवलप हो रहा है, और आपका इन्वायरमेंट वहीं का वहीं बना हुआ है, इनफैक्ट वो बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो अब ये तो हुआ एक एग्जांपल जहाँ टूरिज़्म की बात हो रही है। क्या हम इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि हमने सिक्किम का एग्जांपल लेना चाहिए, जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतरीन रहा है। पूरा स्टेट आज की तारीख में ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर एक स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट हो सकता है 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, वॉट एवर प्लान हम बनाना चाहें, हम वो प्लान जनरेट करके पूरी इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। एकदम से नहीं शिफ्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके शिफ्ट कर सकते हैं। और उससे ऑफ कोर्स एक इंडस्ट्री बंद होगी, पर साइमल्टेनियसली दूसरी इंडस्ट्री स्टार्ट भी होगी, तो वो भी तो डेवलपमेंट ही है ना। सिमिलरली आज की तारीख में अगर हम लोग अपनी वकालत की बात करें तो हमसे डिजिटल होने की कोशिश करवाई जा रही है कि आप डिजिटल हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइलिंग जो है, एटलीस्ट हमारे यहाँ दिल्ली में तो सारी फाइलिंग मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स में, कोर्ट्स में ऑनलाइन होने लगी है। तो अब वो पेपर बुक्स ख़त्म हो रहे हैं। तो पेपर बुक्स ख़त्म हो रहे हैं यानी पेपर पे जो रिलायंस था वो कम रहा है। तो पेपर पे रिलायंस कम रहा है, इसका मतलब कि अल्टीमेटली पेपर इंडस्ट्री जो होगी सो धीरे धीरे श्रिंक होगी, क्योंकि पेपर का कंजम्पशन एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे रूल आउट कर रही है, ठीक है। तो अगर पेपर की इंडस्ट्री रूल आउट हो रही है तो साइमल्टेनियसली टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री भी तो राइज हो रही है, राइट? एग्जैक्टली। मतलब आपका एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लोग एक ये सोचते हैं ना कि एक चीज अगर मतलब जब भी हम कोई चेंज की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार हम तो खाली हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है तो दूसरी राइज ऑन भी हो रही है उसी के साथ साथ। तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल। अभी मैं जैसे बात करूं, आपने एक बोली थी कि सिक्किम पूरा का पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हो गया है ना। अभी मैं मतलब एग्रीकल्चर में अगर बताऊं तो यार सॉइल में जो पॉल्यूशन है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब
आप अगर इधर नॉर्थ साइड जाओगे हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पे ना आपको लोग इतनी ज्यादा पेस्टिसाइड लगाते मिलेंगे ना खेतों में कि, और वो ना जिंदा जहर होता है, उसकी बोतल पे लिखा भी होता है कि ये जहर है, मतलब इसको बच्चों से दूर रखे, खाए ना पिए ना, मतलब खाने पीने की चीजों से दूर, जिंदा जहर हो, और वो लगाया जाता है सब्जियों पे एंड है ना। तो आप सोचो मतलब ये एग्जैक्टली वो आपके बॉडी में जा रहा है, आपकी बॉडी को डिफॉर्म कर रहा है, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके पास भी, उसके हाथ पे लग गया तो, और उसने हाथ नहीं धोया खाने से पहले तो उसके बॉडी में जा रहा है, जो उस पर छिड़काव कर रहा है उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है। उनकी कई केसेस में मैंने डेथ के इंसिडेंट्स भी सुने हैं। सॉइल जो है सो उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो कमता जा रहा है, उसके कारण बैरन लैंड्स के जो स्कोप्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक बारी बैरन लैंड्स के स्कोप बढ़ गए तो फिर आपका जो कल्टीवेशन करने का जो ये स्कोप है वो भी कमेगा। एक बारी वो कमा तो आपका जो क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम है वो ख़राब होता है। क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम ख़राब हो रहा है तो आपके थाली पे खाना नहीं आएगा, थाली पे खाना नहीं आएगा तो फिर हंगर इंडेक्स बढ़ेगा। रीजन क्या है कि मतलब इन सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है ना वो तुरंत नहीं दिखता है, बट धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में इतना बड़ा इम्पैक्ट है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सेम हम इसी चीज पे रिलाई करते रहे कि मतलब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें फार्मिंग में ऑल, तो मुझे लगता है कि 40-50 साल बाद जो होने वाला है वो शायद हम नहीं देख सकते। करेक्ट करेक्ट है ना। हाँ, अगर हम मल्टीपल क्रॉप्स पे फार्मर्स को सब्सिडी दें या मल्टीपल क्रॉप्स पे फार्मर्स को इंटरेस्ट जगाएं कि आप कि ये प्रोड्यूस को भी हम खरीद लेंगे। आप अगर जाओगे मंडी में तो सिर्फ धान और गेहूं को खरीदने का कमिटमेंट गवर्नमेंट करती है अपने तरफ से कि हम सिर्फ धान खरीदेंगे, सिर्फ गेहूं खरीदेंगे। अगर आप उनको ये कमिटमेंट दोगे हम आपसे सोयाबीन भी खरीद लेंगे, मिलेट्स भी खरीद लेंगे, बाकी की दाल दलहन भी खरीद लेंगे, तो हो सकता है कि जो क्रॉप रोटेशन है वो बदले और उस तरीके से फर्टिलिटी रेट भी इम्प्रूव रहे। बिकॉज जितना ज़्यादा क्रॉप रोटेशन बदलता है फर्टिलिटी रेट उतनी ही अच्छी इम्प्रूव होती है। गवर्नमेंट अगर लाइक थोड़ा सा चेंज लाए है ना, लाइक कंपनसेट करे लोगों को, तो आई बिलीव के चीज़ें चेंज हो सकती हैं। कॉम्पनसेट की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा अगर फंडा देखा जाए या बहुत सिंपल शब्दों में बात की जाए तो आपने एक माल बनाया है, खरीदार नहीं मिल रहा है, तो आप क्यों अगली बार माल आप नहीं बनाओगे। साफ सीधी बात है, आप क्यों बनाओगे वो वैसा माल क्यों बनाना जिसपे कोई खरीदार ही नहीं है। अब खरीदार नहीं है तो मैं नुकसान थोड़ी झेलूंगा, मैं तो वही बनाऊंगा जिससे मेरे को पैसा मिले, मेरे को पैसा जो है सो ज़रूरत है। तो अगर आपको खरीदार मिलने लगेंगे मिलेट्स के, दाल के, दलहन के, एक पक्के खरीदार, आप डेफिनेटली आप उनको भी बनाओ, बिल्कुल उगाएंगे आप उसको। अभी जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं, अब दिल्ली के पोल्यूशन पे क्या है, हर साल मतलब कुछ ना कुछ होता है ना। मतलब कोई नया पर्सन आता है वो कुछ बोलता है, फिर कोई एक नया पर्सन हर आता है बार दिवाली पे सब कुछ डालते हैं। रियलिटी में क्या है आपको पता है, मतलब आप इस पे कुछ बोलोगे? ये एक बहुत इजी टास्क है कि हर कुछ दिवाली पे डाल देना, पटाखों पे डाल देना, बट रियलिटी ये है कि इसका सॉल्यूशन जो है सो वन वे राउंड है नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी आबादी बढ़ रही है। आपकी आबादी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बाकी शहरों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब वो नहीं हुआ तो वो तो खाली नहीं बैठे रहेंगे ना, वो कैपिटल रीजन में ही आएंगे, अपने लिए स्कोप खोजेंगे, उनका हक बनता है कैपिटल रीजन में आकर अपने लिए स्कोप खोजना। अब वो आएंगे तो फिर वो फैसिलिटीज़ खोजेंगे। ठीक है, फैसिलिटीज़ खोजेंगे। अब आपके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि आप मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट कर सकें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, इस तरीके से एडजस्ट कर सके कि वो प्राइवेट यूटिलिटीज़ या प्राइवेट कार्स या प्राइवेट ड्रिवन कार्स पे या टैक्सीज़ पे उनकी जो रिलायंस है या उनकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। ख़त्म तो नहीं हो पाएगी लेकिन कम हो सके। सिंगापुर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। वहाँ पब्लिक यूटिलिटीज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतनी अच्छी है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतनी अप्रिसिएट नहीं की जाती है। सिंगापुर में ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि सिंगापुर को पता था कि वो इतने सारे कार्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो बहुत छोटा जगह है। तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनका इतना बेहतर हो कि मैक्सिमम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ही यूज़ करें। तो हम भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हमारा विल पावर कमज़ोर है। हमारा विल पावर कमज़ोर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कमज़ोर है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कमज़ोर है तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब पोल्यूशन बढ़ रहा है तो गर्मी बढ़ रही है।
गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी से एसी आ रही है, एसी से फिर और गर्मी बढ़ रही है। सो ये एक लूप है जिसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। इतना सा अभी unless मैं and अगर until इस कि पे बात करूं लाइक इसके सॉल्यूशन की, तो आप, मैं टॉप 3 सॉल्यूशंस की बात करूं तो आप क्या सॉल्यूशन देंगे कि जिससे हमारा दिल्ली का एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन मतलब ठीक हो जाए? ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पर हाँ मेरे समझ से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो मैंडेटरी चीज़ है जिस पे हमको काम करना ही चाहिए। दिल्ली मेट्रो है अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली मेट्रो के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं, ट्रामवेज़, मेट्रोवेज़, और हम क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। फिर जब आप जानते हैं कि आपके यहाँ 3 करोड़ की आबादी है, 1.25 करोड़ की आबादी कैपिटल के अंदर बैठी हुई है, आप उनको मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम डिफरेंट लोकेशंस पे पहुंचना है, तो आप उनको कैसे वहां तक पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से आप पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 20-25 लोगों की स्ट्रेंथ नहीं होती, 50-60-100 लोगों की स्ट्रेंथ होती, तो वो एक बारी में 50-60-100 लोगों को आप ईजीएस्ट वे में, बेहतर वे में आप एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ले जा सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ, वो एक रिक्वायरमेंट है। वो जब हो सकता है और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पे एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वो डाउनफॉल अगर देखने को मिलता है तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफ़ी समय से कहा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे या फिर हाइड्रोजन पे या फिर अदर एफिशिएंट फ्यूल्स पे आप स्विच करो या फिर BS6 में आ जाओ, तो वो भी एक तरीका है। अभी मेरे को इसमें जो सबसे लगता है, जो मुझे फील होता है कि लाइक गवर्नमेंट एंड ऑल जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना, उन्हें थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी होता है क्या है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना थोड़ा सा कूल नहीं समझते हैं, वो खुद तो गरीब समझते हैं। अगर कोई पर्सन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है, अरे ये गरीब है। मतलब मैं इस पे एक स्टोरी बताता हूँ। I think it was 2007 when I came to give my examination for National Law School Bangalore. Okay. UPSC भवन में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। And I came from I was coming down from जयपुर। जयपुर में था, तो जयपुर से मैं दिल्ली आया और फिर दिल्ली में अपने एक नून के घर पे रुका और फिर वहाँ से मैं UPSC भवन गया। एंड उस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए बाकी के जितने लोग थे, मोस्ट ऑफ द लोग जिनको मैंने देखा वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन देने के लिए देते हुए, सभी अपनी अपनी गाड़ियों में आए थे। और मुझे बहुत बुरा फील हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा इसलिए फील हुआ क्योंकि मैं बस से आया था, ठीक है। और मैंने ये बात 2 दिन बाद मेरी ट्रेन थी वापस पटना जाने के लिए, और मैं पटना जा रहा था, तो मेरे को छोड़ने मेरे एक भैया आए हुए थे, और मैंने भैया को बताया कि भैया देखो ना, वो सब लोग गाड़ी से आए थे और मैं मतलब सादे कपड़े में चला गया, मैं तो बस से उतरा, मेरे को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मैं क्या बताऊं। तो भैया वाज लाइक कि अरे तू सबसे महंगी गाड़ी से उतरा, सबसे महंगी गाड़ी, बस वाली औकात किसी की थी ही नहीं, तभी तो वो गाड़ी में घूम रहे थे। किसी के पास इतनी औकात नहीं थी कि वो बस खरीद ले। तू सोच, तू सबसे महंगी गाड़ी से उतरा। तो एक बोलने का, समझाने का एक तरीका था। एंड वो जो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं बस से उतरा, वो यूं गायब हो गई और मुझे लगा कि अरे यार बात तो सही कह रहे भैया। एंड तब से फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो, उसका पर्पस बस इतना है कि आप प्लेस ए से प्लेस बी तक जाएं, एग्जैक्टली, ठीक है, सेफली जाएं और टाइमली पहुंचे। सिर्फ यही 3 पर्पस होता है और कोई चौथा पर्पस नहीं है। आप अपना वेल्थ दिखाना चाहते हैं तो आप अपना वेल्थ बहुत सारे तरीकों से दिखा सकते हैं, सिर्फ गाड़ी से आपकी वेल्थ दिखेगी ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है, या फिर सोने से ही आपकी वेल्थ दिखेगी ऐसा भी नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, वेल्थ वो है। आप अपने हेल्थ को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, वेल्थ वो है। आप अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, वेल्थ वो है। वो एक ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग है जो समय से आती है। मैं तो कहूँगा कि जल्दी बूढ़ा हो गया इसलिए जल्दी समझ आ गई है, लेकिन हाँ मेरे समझ से बाकी यूथ को भी आएगी समझ। एंड सिंगर्स एंड म्यूज़िक कंपोजर्स को कहूँगा कि आप अलग अलग जूतों को, गाड़ियों को आप मत प्रमोट करिए, तो
शायद से। एग्जैक्टली मेरे को जो फील होता है वो यही होता है कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड गवर्नमेंट है, दे शुड प्रमोट द यूजिंग, मतलब उनको प्रमोट करना चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो और ये इफिशिएंट है, कूल है, अच्छा है। मतलब आप समझ रहे हैं, अभी हमें सोसाइटी में ऐसे ट्रीट किया जाता है। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मैं अगर अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहा हूँ तो लोगों को लगेगा हाँ भाई बड़ा प्रोफेशनल बंदा है, अच्छा है। और अगर मैं वहीं अगर उसके सामने एक शेयरिंग ऑटो से उतर रहा हूँ तो वो लगेंगे यार ऐसा ही होगा, मतलब है ना। मतलब ये फील क्रिएट किया गया है हमारी सोसाइटी में और इसकी वजह से ना आज हम, मैं सच बता रहा हूँ, 40-50 साल बाद जो ऐसे नहीं, हमारे भुगतेंगे घर ना, वाले कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। हाँ जो 40 साल बाद जो भुगतेंगे ना इस सब का, वो बहुत गंदा होगा, मैं सच बता। बिल्कुल। अभी ना एक रूल भी है, मैंने सुना है कि अगर आप ट्री को कट कर रहे हो तो ट्री को लगाना भी है आपको। तो ऐसा कुछ है और ये यूज होता है क्या ग्राउंड लेवल पे? बहुत सारे रूल हैं इससे रिलेटेड। एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, प्रिवेंटिव प्रिंसिपल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया होता है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है, ठीक है। चीज होती है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ये क्या होता है, आप एक बार बताएंगे ये कैसे? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का बेसिक फंडा ये होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करने जा रहे हो, ठीक है। प्रोजेक्ट अंडरटेक करने से पहले आपको दो चीज़ों को इंश्योर करना होता है, ईसी और एफसी। ईसी बोले तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक है, और एफसी बोले तो फॉरेस्ट क्लियरेंस। फॉरेस्ट क्लियरेंस का स्कोप तब आता है जब आपका प्रोजेक्ट फॉरेस्ट के आसपास है, अदरवाइज फॉरेस्ट क्लियरेंस यानी एफसी की स्कोप नहीं होते। फिर बच जाता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का मतलब ये हुआ कि आप वो सभी परमिट ले रहे हैं जिन परमिट्स के बेसिस पे इस बात की गारंटी दी जा रही है कि इस प्रोजेक्ट से आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। उसकी एक असेसमेंट की गई है, उसके एक इम्पैक्ट रिपोर्ट को क्रिएट किया गया है। वो इम्पैक्ट रिपोर्ट बता रहा है कि ऐसा होगा, ये होगा, इससे ये चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है या उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मुंबई का जो मेट्रो वाला केस था जिसमें आरे फॉरेस्ट की बात की जा रही थी, ठीक है, तो वो आरे फॉरेस्ट के बारे में कहा जा रहा था कि वो आरे फॉरेस्ट कटना गलत है, ये है वो है, जबकि आरे फॉरेस्ट बहुत पहले से कटता चला आ रहा था, कंटिन्यूसली वो श्रिंक हो रहा था। और उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से कि हम जितने पब्लिक को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, उससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव होगा और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन पे जो कॉस्ट कमेगा, उससे जो कार्बन फुटप्रिंट मैनेजमेंट होगा, वो कार्बन फुटप्रिंट मैनेजमेंट, ठीक है, इतने सारे पेड़ के बराबर का होगा। तो हम ठीक कर रहे हैं और वो साइंटिफिकली उन लोगों ने सबमिट भी किया था। तो उन्होंने कहा कि हमको स्टोरेज करने के लिए अपने मेट्रो सेट्स को बनाने के लिए हमको जगह की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम कहीं और मेट्रो सेट बनाते हैं तो हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा कॉस्ट फीजिबल भी नहीं है, डूएबल भी नहीं है, और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है सो एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो हमको यहीं पे एक अपना मेट्रो सेट बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली उस पर काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए और काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, बट अगर मैं पेपर बुक्स की बात करूं जो कोर्ट में प्रेजेंट किए गए हैं, साइंटिफिकली पेपर्स प्रेजेंट किए गए, ये बताते हुए कि वो मेट्रो सेट जो है, ठीक है, वो उस लोकेशन पे ही क्यों फिजिबल था, तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है उसी को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं कि मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे ये होमवर्क करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को एज इट इज़ मेंटेन। एक एक्ट होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो ये 2006 का है, तो ये क्या होता है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है सो बेसिकली कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने के लिए बनाया गया था कि कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है, एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है। दो तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट किए जाते हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में फॉरेस्ट को मैनेज करने का राइट जो होता है सो सरकार के पास भी होता है और आसपास के लोकल लोगों के पास भी होता है। तो दोनों मिलकर के फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट के फ्लोरा और फौना दोनों को मैनेज कर रहे होते हैं, उसको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसमें पूरा राइट जो होता है वो कम्युनिटी जो आसपास में बसी हुई है, ठीक है, उनको दे दिया जाता है। और वो कम्युनिटी जो होती है मेनली ट्राइबल्स की होती है। क्यों? क्योंकि वो ट्राइबल्स जो हैं सो उसको अपना घर मानते हैं, उसी के इन अराउंड उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी है। काफ़ी सारे उनके अपने लोकल डेटीज़ होते हैं जिनको वो पहाड़ों में या फिर अपने जंगलों में पूजते हैं, ठीक है, तो उनके अपने कल्चर होते हैं, अपने तरीके होते हैं।
पहाड़ों को, जंगलों को मैनेज करने का, पूजने का, उनका रख रखाव करने का। तो उसको इन्वायरमेंटली प्रोटेक्ट करने के लिए या उस पर राइट देने के लिए ये एक्ट बनाया गया था कि आप कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट को हम कितने बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, या फिर हम जो अपना राइट जो है सो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर उसमें भी डिस्प्यूट रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जिन लोगों के पास, जिस कम्युनिटी के पास वो गई है, उनका ये कहना है कि हमें फुल एक्सेस नहीं मिला। ओके। ठीक है। और सरकार का ये कहना है कि हम फुल एक्सेस दे नहीं सकते। उनका ये कहना है कि हम फुल एक्सेस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कम फॉरेस्ट से जो इनकम हो रही है वो इनकम पब्लिक एक्सचेकर में जानी चाहिए, ताकि हम इंडिया इन जनरल को डेवलप कर सकें। ठीक है। जबकि कम्युनिटी का कहना है कि मैंने बचाया तो तो हमारे में वो इनकम, हाँ, वो इनकम पहले, उस इनकम पे पहले मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है और हमारे हमारे डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ करना है। अब लाइक अपनी जो पूरी जर्नी रही है आपकी, है ना, तो कोई एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट आप शेयर करेंगे जिससे पूरा का पूरा बहुत बड़ा चेंज आया हो एनवायरनमेंट को लेके एंड ऑल? देखिए, कुछ केसेस जो होते हैं वो केसेस जिंदा रखे जाते हैं। ठीक है। और वो हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि नए केसेस को इनिशिएट करना और इनिशिएट करने के बाद उस केसेस पे मैटर्स को एक रिजल्ट तक ले जाना आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, पर मैंने एक केस मैम अलमित्रा एच पटेल से का देखा था। अलमित्रा एच पटेल जो हैं सो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग बॉडी में भी रही थी इन्वायरमेंटल मैटर्स को लेकर के। इनिशियली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। सब्सिक्वेंटली वो एनजीटी में ट्रांसफ़र हो गया था। अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि अब मैं उस केस को फॉलो अप नहीं कर रहा कि वो केस डिस्पोज ऑफ हो गया है या डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। बट इन माय पर्सनल ओपिनियन, चूँकि मैंने जितने केसेस देखे हैं, वो केस मेरे लिए या फिर मेरे समझ से बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर वेस्ट मैनेजमेंट हो पा रहा है एट दी ग्राउंड लेवल, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन टर्म्स ऑफ रिसाइकलिंग, इन टर्म्स ऑफ रीयूजेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंदौर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे लैंड जो है सो जो डंपिंग यार्ड था उसको क्लीन करा के लैंड को रिक्लेम किया गया, उस पर वापस से ट्री प्लांटेशन किया गया। गीला और सूखा कचरा को अलग करने के लिए लोगों को मोबिलाइज किया गया। आज की तारीख में उनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और मेरे समझ से वो केस जो है सो लोगों को फॉलो करना चाहिए था। मैं उस केस का हिस्सा नहीं रहा, पर अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को एंटायर कंट्री में, जैसा इंदौर ने किया है, अगर हम मैनेज कर सकें तो वो वाकई में बहुत तरीके से हमको हेल्प करेगा। क्योंकि अब अगर आप दिल्ली का डंपिंग यार्ड देखोगे तो वो मीथेन गैस को ये करने वाला बहुत बड़ा एक सोर्स बन गया है, और मीथेन भी जो है सो आपकी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो उसी का रिज़ल्ट है ये सब। या फिर आप अगर सी में, आप रिवर में डंपिंग देखते हैं या फिर सी पे डंपिंग देखते हैं, ठीक है, तो वो सारी डंपिंग जो है सो अल्टीमेटली कहीं वो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान ही पहुंचा रही है। अगर वो डंपिंग जो है सो मैनेजमेंट से प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए, प्रोसेस हो जाए, तो ना सी में कोई डंपिंग जाएगी, ना रिवर में कोई डंपिंग जाएगी, और ना ना ही लैंड पे कोई डंपिंग बनेगी, और प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग से आप बहुत सारी चीज़ें बना भी पाएंगे। अब लाइक एक आम पब्लिक है ना, एक आम नागरिक है, अगर वो कहीं पे भी कोई वायलेशन देख रहा है ना, लाइक एनवायरनमेंट को लेके, चाहे फिर वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, या फिर कुछ और हो, है ना, तो उस केसेस में वो पर्सन कंप्लेन कर सकता है कहीं नहीं पे? कर सकता है, वो कंप्लेन तो नहीं होता। आपको अपने लेवल पे अपना एक प्रूफ रिकॉर्ड तैयार करना होता है। वो प्रूफ रिकॉर्ड बना करके फिर आप उसको एनेक्स्चर्स कहते हैं पिटीशन के, वो एनेक्स्चर्स के बेसिस पे आप अपनी पिटीशन तैयार करेंगे। वो पिटीशन आप एज एन ओरिजिनल एप्लीकेशन, OA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओरिजिनल एप्लीकेशन के तौर पे आप एनजीटी में फाइल कर सकते हैं। एनजीटी, ओके। सो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है वो, हाँ, राइट। हाँ। सो अगर किसी को कंप्लेन करनी है तो वो अपना प्रूफ एनुअल कलेक्ट करके वो एनजीटी में कंप्लेन फाइल कर सकता हाँ, है। बिल्कुल कर सकते अभी अगर मैं बात करूं लाइक एनवायरनमेंट को लेके एंड हमारा जो लॉ है उसको लेके, सो लॉ के अंदर कुछ आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए टू डू समथिंग मोर बेटर एंड ऑल? लाइक आई सेड कि लॉ को आप कितना भी अच्छा लिख लो, ठीक है, अगर उसको फॉलो करने वाले सो रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। लॉ लिखने से कुछ नहीं होता, रूल्स बनाने से भी कुछ नहीं होता। आप
का गट क्या कहता है, आप उसको फॉलो करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अगर आप उसको फॉलो करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कितना भी लिख लो कुछ नहीं होने वाला है, और अगर आप उसको फॉलो करने में इंटरेस्टेड हैं, नहीं भी लिखो तो वो हिट है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लाइक हमारे चैनल पे जो ऑडियंस है वो मोस्टली यूथ होते हैं, हाँ। है ना। सो जो हमारी ऑडियंस है उनको अगर आप यूथ को कुछ सजेशन देना चाहें कि आप टू से नेक्स्ट 40 इयर्स, मतलब अगले 40 साल आपको बचाने, तो क्या सजेशन दोगे? इतने बड़े तो हम नहीं हुए कि यूथ को कुछ सजेशन दे सके, पर हाँ मैंने एक वीडियो देखा था बहुत पहले, ठीक है। उस वीडियो में दो अलग अलग पार्ट के लोगों को स्केच करने के लिए दिया गया। उसमें मैं आपको, वो वीडियो मुझे बहुत पसंद आया। उसमें क्या हुआ कि पहले पेरेंट्स को स्केच करने के लिए दिया गया और उनको सारे कलर्स दिए गए, ओके, ठीक है। और सारे कलर्स को यूज़ करके उन्होंने बहुत ही ब्राइट ब्राइट पिक्चर्स, बहुत ब्राइट ब्राइट स्केचेस उन्होंने तैयार किए। और उसके बाद उनको कहा गया कि आप चले जाइए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद उनके बच्चों को बुलाया गया, ओके, और जो बचे हुए स्केचेस थे, जो मोम कलर्स थे, मोम के जो कलर्स होते हैं, कैंडल्स जो थे, वो उन कैंडल्स से उनको स्केचेस बनाने के लिए कहा गया। तो चूंकि पेरेंट्स ने लगभग सारे स्केचेस, सारे कैंडल्स, सारे क्रेयॉन्स यूज़ कर लिए थे, तो बच्चों के लिए कुछ खास बचा नहीं था। तो उन्होंने वाइट और ब्लैक से जो भी स्केचेस बना सकते थे उन्होंने वो स्केचेस बनाए। उसके बाद पेरेंट्स को और बच्चों को साथ में बैठाया गया और दोनों को कहा गया कि आप लोग एक दूसरे को अपनी अपनी स्केचेस दिखाइए। तो जब जब पहले पेरेंट्स ने अपने अपने स्केचेस दिखाए, बच्चे बहुत खुश हुए कि वो इतना कलरफुल स्केच है, ये है वो, ऐसा वैसा। और फिर बच्चों ने अपने अपने स्केचेस दिखाए और फिर पेरेंट्स जो थे सो दुखी हो गए क्योंकि उनके स्केचेस में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी वाज कि वो सिखाना चाह रहे थे उस पूरे वीडियो में कि अगर आप ओवर एक्सप्लॉइट कर लोगे या ओवर यूटिलाइज कर लोगे तो सब्सिक्वेंट जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आप उतना ही यूज़ करो जितनी की आपको ज़रूरत है, सो दैट नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ पास ऑन हो सके। तो मैं सिर्फ यही स्टोरी बता सकता हूँ यूथ को कि आप इस स्टोरी से इंस्पिरेशन लीजिए। मुझे वो वीडियो याद नहीं है, अगर कोई आपको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट दे दे तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ दैट वीडियो वाज समथिंग विच आई रियली लाइक्ड, ठीक है। कि हाँ आपको सेंस होना चाहिए, आपको एक समझ होनी चाहिए कि आपके लिए कितना काफ़ी होगा। सच में मतलब वंडरफुल स्टोरी यू हैव शेयर्ड, मतलब इंस्पिरेशनल है, वो एक डीप है, मतलब लाइक डीप मीनिंग है कि आप सारी चीज़ें आपने ओवर यूज कर ली। अब समझ रहे हो, आपके पास कोई रिसोर्सेज है एक्स, आप उसको इतना यूज किया, ओवर यूज किया। फॉर एन एग्जांपल वाटर ही समझ लो, वाटर है, आपने उसको मिस यूज किया, ओवर यूज किया, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बचा? वो एक एक बूंद के लिए तरसेगी, है ना। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, आप जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप उनको उतना ही यूज करो और अच्छे से यूज करो जितनी ज़रूरत है, करेक्ट, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसके लिए तरसना ना पड़े, है ना। अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर यू, मतलब आपके नीड के लिए अर्थ के पास सब कुछ है, बट आपके ग्रीड के लिए तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसकी आपका कोई ग्रीड लिमिट नहीं होती है। आपके ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है, वो कभी कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी फुलफिल नहीं होने वाली। सो वंडरफुल गाइज, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है एंड आपका एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड स्पेशल थैंक्स टू एडवोकेट पुलकित सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड सर ने बहुत सारी स्टोरीज शेयर की एंड काफ़ी अच्छी शेयर की। सो अगर आपका कोई सवाल है एनवायरनमेंट से रिलेटेड या एनवायरनमेंट लॉ से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर के एपिसोड्स मिलते रहें। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।